हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री पेपर नंबर 3 में यूनिट नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री वीडियो नंबर 9 माई सेल्फ राम स्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सोल्यूबिलाइजेशन। सोल्यूबिलाइजेशन क्या चीज है? सोल्यूबिलाइजेशन को जो है दो तरह से या दो डिफरेंट जो है डेफिनेशंस के द्वारा जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी सर्फेक्टेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्ट जो है माइसिल फॉर्मेशन करता है। सर्फेक्टेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो माइसिल फॉर्मेशन करता है। इसमें माइसिल फॉर्मेशन में जो है सोल्यूबिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो solubilization, a very important properties of surfactant that is directly related to the micelle formation is solubilization. Solubilization play a very important role in industrial and biological process. तो solubilization जो है वो इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सोल्यूबिलाइजेशन जनरली किससे रिलेटेड है? माइसिल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पहली डेफिनेशन है इसकी, सोल्यूबिलाइजेशन इज ए प्रिपरेशन ऑफ ए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोटोपिक सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, सोल्यूबिलाइजेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो ऑफ ए सब्सटेंस, नॉर्मली इनसोल्यूबल और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन ए गिवन सॉल्वेंट। वो जो सब्सटेंस है वो नॉर्मली या तो इनसोल्यूबल होगा या फिर वो वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होगा। तो उसका अपने को क्या करना है? सोल्यूबिलाइजेशन के थ्रू स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन तैयार करना है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल एम्फीफिलिक कंपोनेंट और कंपोनेंट्स। हम ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं उसको? बाय द एडिशन ऑफ एम्फीफिलिक कंपोनेंट और कंपोनेंट्स को हम ऐड करके ऐसा कर सकते हैं। तो सोल्यूबिलाइजेशन की डेफिनेशन में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही हैं कि एक तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन तैयार होना चाहिए। वो सॉल्यूशन हम किसका तैयार करें? जो कि नॉर्मली या तो इनसोल्यूबल हो या वेरी स्लाइटली सोल्यूबल हो। किसमें? किसी सॉल्वेंट में, कोई भी सब्सटेंस। और उसको सोल्यूबलाइज करने के लिए हम उसमें एडिशनल एम्फीफिलिक कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो सोल्यूबिलाइजेशन इज ए प्रिपरेशन ऑफ ए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस दैट नॉर्मली इनसोल्यूबल और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन ए गिवन सॉल्वेंट। इसको हम कैसा करेंगे? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल एम्फीफिलिक कंपोनेंट और कंपोनेंट्स। इसकी एक और डेफिनेशन है जो यहां हमें देखने को मिलती है, वो है स्पॉन्टेनियस डिसॉल्विंग। सोल्यूबिलाइजेशन की दूसरी डेफिनेशन देखिए, स्पॉन्टेनियस डिसॉल्विंग ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करना। कब? स्पॉन्टेनियसली, यानी स्वतः ही, अपने आप में। सब्सटेंस क्या होगा हमारे पास? इट शुड बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्विंग ऑफ ए सब्सटेंस बाय रिवर्सिबल इंटरेक्शन, बाय रिवर्सिबल इंटरेक्शन विद द माइसिल ऑफ ए सर्फेक्टेंट in a solvent to form a thermodynamically stable isotropic solution। देखिए ये जो टर्म है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन, ये तो बनना ही चाहिए। तो इसको दूसरे डेफिनेशन या दूसरे फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया है सोल्यूबिलाइजेशन को कि स्पॉन्टेनियस डिसॉल्विंग ऑफ ए सब्सटेंस बाय रिवर्सिबल इंटरेक्शन विद द माइसिल ऑफ ए सब्सटेंस in a solvent to form a thermodynamically stable isotropic solution। यही चीज हमने जो है इस डेफिनेशन, जो ऊपर आपने जो डेफिनेशन देखी थी, दो डेफिनेशंस हो गई यहाँ पे, 1 और 2। पहली जो डेफिनेशन है इट इज 1 और ये वाली जो डेफिनेशन है इट इज सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द सोल्यूबिलाइजेशन। दोनों में ही जो कॉमन चीज अपने को देखने को मिल रही है कि जो फेज बननी चाहिए वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बनना चाहिए। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ ए सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं, अमाउंट ऑफ मटेरियल सोल्यूबलाइज्ड, पदार्थ जो सोल्यूबलाइज होता है, घुलता है,
वो शुरुआत में जो है एक कांस्टेंट रहता है अप टू CMC, देन इट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, यानी कहने का मतलब CMC तक ये एटलीस्ट कांस्टेंट सा रहता है और फिर जो है तेजी से जो है उसमें इंक्रीज होना शुरू होता है, सडन राइज हमें देखने को मिलता है। एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूबलाइजेशन, हमने किसी नॉन सोल्यूबल या स्लाइटली सोल्यूबल सब्सटेंस को हमने किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कर लिया, एडिशनली हमने उसमें कुछ कंपाउंड ऐड करके, तो वो सब्सटेंस उसमें डिसोल्व हो गया, उसकी हम एप्लीकेशन कहाँ हमें देखने को मिलती है, यानी एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूबलाइजेशन। पहली एप्लीकेशन है इसकी द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ड्रग्स को किसमें डिसोल्व करना? इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड their transport through body depends upon the solubilization by suitable surfactant। suitable surfactant के थ्रू हम ड्रग्स को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और उसको बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिसिन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सोल्यूबलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है द प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल सॉल्यूशन। एग्रीकल्चरल केमिकल सॉल्यूशन एंड द रिकवरी ऑफ ऑयल आल्सो डिपेंड्स अपॉन सोल्यूबलाइजेशन बाय सुटेबल सर्फेक्टेंट। यदि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसमें से अपने को ऑयल मान लीजिए निकालना है, तो हम ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जिसमें ऑयल डिसॉल्व हो जाए, उसको फिर हम सेपरेट कर सकें। तो द प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल सॉल्यूशन एंड रिकवरी ऑफ ऑयल आल्सो डिपेंड्स अपॉन सोल्यूबलाइजेशन बाय सुटेबल सर्फेक्टेंट। तो यहाँ पे भी हम किसको यूज कर रहे हैं? सर्फेक्टेंट को यूज कर रहे हैं। तो ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इसको यूज करते हैं और ऑयल की कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए या रिकवरी ऑफ ऑयल के लिए भी हम इसको सर्फेक्टेंट को यूज करते हैं, और उसमें जो प्रोसेस यूज होती है दैट इज सोल्यूबलाइजेशन। थर्ड है स्टडीज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ बाइल। स्टडीज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ सोल्यूबलाइजेशन। हम इनकी स्टडी भी जो है सोल्यूबलाइजेशन के थ्रू ही कर पाते हैं। फोर्थ है इन एनहेंसमेंट ऑयल रिकवरी वेयर सोल्यूबलाइजेशन प्रोड्यूसेस अल्ट्रा लो इंटरफेशियल टेंशन। यानी सोल्यूबलाइजेशन से क्या होगा, इंटरफेशियल जो टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उससे हम ऑयल की जो रिकवरी है, तेल की जो मात्रा है उसको हम प्राप्त करना, जो तेल ऑब्टेन होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन एनहेंसमेंट ऑयल रिकवरी वेयर सोल्यूबलाइजेशन प्रोड्यूसेस अल्ट्रा लो इंटरफेशियल टेंशन रिक्वायर्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ द ऑयल। आगे चलते हैं। सोल्यूबलाइजेशन इज ए डिस्टिंग्विश फ्रॉम इमल्सिफिकेशन। सोल्यूबलाइजेशन और इमल्सिफिकेशन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब यहां देखिए द डिस्पर्सन ऑफ वन लिक्विड फेज इन अनदर बाय फैक्ट दैट इन सोल्यूबलाइजेशन, यानी एक फेज का दूसरी फेज में डिस्पर्सन बाय द फैक्ट ऑफ इन सोल्यूबलाइजेशन। द सोल्यूबलाइज्ड मटेरियल, पदार्थ जो घुलना है, जिस पदार्थ को घुलना है, तो द सोल्यूबलाइज्ड मटेरियल is in the same phase as the solubilizing solution and the system is consequently thermodynamically stable। वो क्या होना चाहिए? thermodynamically stable होना चाहिए। Research on solubilization has used the phase separation model। which model is used? phase separation model of the micelle। तो solubilization पर जब रिसर्च किया जाता है तो हम इसको फेज सेपरेशन मॉडल का उपयोग करते हुए माइसिल की स्टडी की जाती है। फेज सेपरेशन मॉडल और उसके डेरिवेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ माइसिलाइजेशन या थर्मोडायनेमिक्स ऑफ माइसिल फॉर्मेशन में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो इमल्सन और माइसिलर इमल्सन्स। डेफिनेशन जनरली क्या होता है माइक्रो इमल्सन? इमल्सन आपने पढ़ा होगा, हम चेहरे पे क्रीम लगाते हैं या और भी बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, तो वो माइक्रो इमल्सन के थ्रू ही तैयार होते हैं।
माइक्रो इमल्सन में कुछ नहीं होता है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, दो फेजेस, लिक्विड की जैसे दो फेजेस हैं, वाटर और ऑयल दो डिफरेंट फेजेस हैं, तो वाटर और ऑयल को हिमोजेनाइजर के द्वारा आपस में जो है पीस दिया जाता है और दोनों की एक फेज बन जाती है। दोनों फेजेस सेपरेट नहीं हो, इसके लिए उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस भी मिला दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं माइक्रो इमल्सन। ये तो कहानी थी हमारी इमल्सन की। अब हम बात करते हैं माइक्रो इमल्सन और माइसीलर इमल्सन। माइक्रो इमल्सन इज ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम की ये क्या है, एक स्पेसिफिक क्लास है, यानी एक भाग है इसका। हिस्टोरिकली द टर्म माइक्रो इमल्सन वाज applied to system obtained by emulsifying an oil in aqueous surfactant। एक्वस सर्फेक्टेंट में जो है हम ऑयल को मिला करके और उसको जो है हिमोजेनाइज मिक्सर में उसमें पीस करके हम एक सिंपल फेज तैयार करते हैं या एक सिंगल फेज तैयार करते हैं। एंड एडिंग ए फोर्थ कंपोनेंट नोन एज को सर्फेक्टेंट, और वो दोनों फेजेस सेपरेट नहीं हो उसके लिए भी हम उसमें कुछ सब्सटेंस मिलाते हैं, उनको हम को सर्फेक्टेंट के नाम से जानते हैं। विच इज जनरली एन एल्कोहल ऑफ इंटरमीडिएट चेन लेंथ। एल्कोहल जिसकी चेन लेंथ जो हो क्या हो, इंटरमीडिएट हो। इंटरमीडिएट का मतलब उसमें कोई बड़ी चेन लेंथ नहीं हो, ताकि दोनों ऑयल और वाटर की जो फेजेस हैं वो दोनों सेपरेट ना हो। एग्जांपल्स के रूप में भी हम देखते हैं बेंजीन, हेक्सेनॉल, पोटेशियम ओलिएट एंड वाटर etc might be the component of a typical micro emulsion। ये माइक्रो इमल्सन के जो हैं टिपिकल एग्जांपल्स हो सकते हैं बेंजीन, हेक्सेनॉल, पोटेशियम ओलिएट, वाटर etc। Techniques like light scattering etc have been shown that the resulting system consists of either oil water or water oil emulsion। यानी यही है कि हमने ऑयल में हम वाटर मिला दें या वाटर में हम ऑयल मिला दें, तो दोनों ही तरह से हम क्या कर सकते हैं, इमल्सन्स तैयार कर सकते हैं। यानी एक की मात्रा ज्यादा होती है, एक की मात्रा कम होती है। विद पार्टिकल्स हैविंग डायमीटर इन द रेंज ऑफ 10 to 100 नैनोमीटर्स। यहाँ पे पार्टिकल्स की जो डायमीटर है इट शुड बी 10 to लेकर के 100 नैनोमीटर्स तक होनी चाहिए। द डिफरेंसेस बिटवीन कोर्स इमल्सन एंड माइक्रो इमल्सन्स आर एज फॉलोज। इमल्सन में पहले ही मैंने आपको बताया कि इमल्सन में ऑयल और वाटर दोनों को आपस में इमेजिनाइजर मिक्सर में जो है पीस दिया जाता है और एक सिंगल फेज बना दी जाती है। ये दोनों फेजेस सेपरेट नहीं हो इसलिए उसमें जो है जो है सर्फेक्टेंट भी मिला दिए जाते हैं और एक सिंगल फेज बन जाती है जिसको हम क्रीम के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कोर्स इमल्सन एंड माइक्रो इमल्सन। कोर्स इमल्सन का मतलब होता है ऐसा इमल्सन जिसके पार्टिकल्स बड़े हों, और माइक्रो इमल्सन ऐसा इमल्सन जिसके पार्टिकल्स छोटे हों। उन दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। पहला डिफरेंस है कि माइक्रो इमल्सन, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। माइक्रो इमल्सन कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ साइज है 10 to 60 नैनोमीटर्स, यानी इनके पार्टिकल्स की साइज 10 to 60 नैनोमीटर्स होती है। एटलीस्ट इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन दोज इन कोर्स इमल्सन। कोर्स इमल्सन का मतलब होता है, कोर्स का मतलब होता है बड़ा, तो माइक्रो जो कोर्स इमल्सन है उसके पार्टिकल्स 10 to 60 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि माइक्रो इमल्सन के पार्टिकल्स की जो साइज है वो 10 to 60 नैनोमीटर्स होती है। दूसरा है माइक्रो इमल्सन आर फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली। माइक्रो इमल्सन जो है स्वतः बनते हैं, स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, व्हाइल द कोर्स इमल्सन रिक्वायर्स विग्रस स्टीयरिंग, यानी हमें लगातार जो है उसको हिलाना पड़ता है। तो माइक्रो इमल्सन आर फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली, अपने आप जो है बन जाते हैं, जबकि हमें कोर्स इमल्सन को जो है लगातार हिलाना पड़ता है। तीसरा डिफरेंस है माइक्रो इमल्सन आर स्टेबल। माइक्रो इमल्सन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दोनों फेजेस जो हैं ऑयल वाटर फेजेस हैं, तो वो दोनों फेजेस सेपरेट नहीं होंगी विद रेस्पेक्ट टू सेपरेशन इनटू देयर कंपोनेंट्स। व्हाइल द कोर्स इमल्सन, कोर्स में क्या पार्टिकल्स बड़े होते हैं, मे हैव ए डिग्री ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी बट फाइनली सेपरेट। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वो जो है स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में जाकर के जो है सेपरेट हो जाते हैं, दोनों फेजेस जो हैं अलग अलग हो जाती हैं। फोर्थ है माइक्रो इमल्सन आर आइसोट्रोपिक। क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक एंड ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट।
माइक्रो इमल्सन जो है आइसोट्रोपिक होते हैं और ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाइल कोर्स इमल्सन आर क्लाउडी। कोर्स इमल्सन जो है वो क्या होते हैं, क्लाउडी होते हैं। जनरली एक एग्जांपल है ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट वाइन की कहानी है यहाँ। इस प्रकार से हमने 4 डिफरेंट जो हैं कोर्स इमल्सन और माइक्रो इमल्सन में डिफरेंसेस देखे हैं। पहला हमने पार्टिकल साइज के आधार पर देखा, दूसरा इसका फॉर्मेशन कैसे होगा उसके आधार पर है, तीसरा स्टेबिलिटी के आधार पर है, और चौथा जो डिफरेंस है वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि माइक्रो इमल्सन जो है ट्रांसपेरेंट होगा जबकि ये कोर्स इमल्सन जो है क्लाउडी होगा। इन माइक्रो इमल्सन डेल जी इज नेगेटिव। माइक्रो इमल्सन में डेल जी का मान नेगेटिव होता है। हमने ये पढ़ा है कि जहां भी किसी भी सिस्टम के लिए डेल जी का मान नेगेटिव होता है तो वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है। किसी भी प्रक्रम को स्वतः संपन्न होने के लिए डेल जी शुड बी नेगेटिव। The thermodynamic stability of microemulsion is determined by the free energy of double layer formation. By the हम इसकी जो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी है माइक्रो इमल्सन की उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द फ्री एनर्जी ऑफ डबल लेयर फॉर्मेशन। द एंट्रोफी इफेक्ट दूसरा पार्ट हो गया इसका, एंट्रोफी इफेक्ट एंड बाय फोर्सेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। द वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्ले ए सेकेंडरी रोल। वंडरवाल जो अट्रैक्शन है वो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। इन अदर वर्ड्स माइक्रो इमल्सन कैन बी रिगार्डेड एज स्वोलन माइसील। माइक्रो इमल्सन को जो है स्वोलन माइसील के नाम से भी जाना जाता है। स्वोलन का मतलब होता है फूला हुआ। इफ यू लुक एट माइक्रो इमल्सन, यदि हम माइक्रो इमल्सन की बात करें इन टर्म ऑफ फेज डायग्राम के रूप में, we can conclude that non-ionic surfactant, कौन से surfactant? Non-ionic surfactant form microemulsion of definite temperature with the presence of co-surfactant. Co-surfactant की presence में निश्चित टेम्परेचर पर या डेफिनेट टेम्परेचर पर जो है माइक्रो इमल्सन फॉर्मेशन होता है। कौन सा? नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो है माइक्रो इमल्सन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है we can conclude that non-ionic surfactant form micro emulsion of definite temperature with the presence of co-surfactant. Co-surfactants की presence में निश्चित तापमान पर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो है माइक्रो इमल्सन बनाते हैं। These have simple phase diagram. जनरली इनका जो फेज डायग्राम होता है वो सिंपल होता है as only 3 components are present. How many components are present there? 3 components are present. Components phase diagram में आपने सेकेंडरी में पढ़ा होगा इस बारे में। The rectangular diagram exhibit the experimental behavior of the system. यहाँ पर जो डायग्राम आपको नजर आएगा वो होगा रेक्टेंगुलर, exhibit the experimental behavior of the system. ये हमारा सिस्टम है वाटर साइक्लोहेक्सेनॉल पॉलीऑक्सी इथाइलिन 8,6 नोनाइल फिनॉल ईथर। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम फेजेस इज शोवन बाय डिफरेंट एरियाज ऑन द रेक्टेंगुलर डायग्राम। रेक्टेंगुलर डायग्राम में जो है डिफरेंट फेजेस को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये वाला आपके पास जो दिखाई दे रहा है वो रेक्टेंगुलर डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस पर डिफरेंट जो है फेजेस को आपको दिखाया गया है। ये जो डायग्राम है वो किस चीज को शो कर रहा है? इट इज ए रेक्टेंगुलर फिगर। देखिए रेक्टेंगुलर फिगर है यहाँ पर। ये शोज द फेज डायग्राम फॉर वाटर साइक्लोहेक्सेन वर्सेस टेम्परेचर। सुपर इम्पोज टर्नरी फेज डायग्राम क्या है? सुपर इम्पोज टर्नरी फेज डायग्राम ऑफर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेजेस प्रेजेंट। यहाँ पर जो फेजेस प्रेजेंट हैं उनको शो करता है। कौन? सुपर इम्पोज टर्नरी फेज डायग्राम। ये डायग्राम आपको बनाना है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये 60 डिग्री सेल्सियस पर आपको दिखाया गया है और ये जो है 90 डिग्री सेल्सियस पर आपको डायग्राम शो किया गया है। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन की क्या एप्लीकेशंस होती हैं? हम माइक्रो इमल्सन के थ्रू सेविंग लोशंस बना सकते हैं। दाढ़ी करने के लिए जो क्रीम आती है वो हम इसको बनाने में यूज करते हैं। फ्लोर वैक्सेस,
फर्श जो होती हैं उसके ऊपर हम वैक्स लगा करके उसको चमकीला बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम माइक्रो इमल्सन यूज करते हैं। उसमें भी पानी और ऑयल को मिक्स करके और वैक्स तैयार किए जाएंगे। कोल्ड क्रीम्स जो सर्दियों में हम त्वचा को मॉइस्चराइजर के लिए हम यूज करते हैं, तो कोल्ड क्रीम्स में कुछ नहीं होता है, ऑयल और वाटर है, दोनों को आपस में जो है मिक्सअप करके पीस दिया जाता है, तो वो एक माइक्रो इमल्सन का एग्जाम्पल होता है, ताकि ऑयल जो है मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है, रूखी त्वचा होने से बचाता है कोल्ड क्रीम्स। बेवरेज, कंसंट्रेट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये पेय पदार्थ हैं, एंड फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल्स की जो दवाइयां हैं, उनके प्रोडक्ट्स आर ए फ्यू ऑफ more common examples of the micro emulsion. So we can say that shaving lotions, floor waxes, cold creams, beverage concentrates and pharmaceutical products are a few of the more common examples of the micro emulsion. ये कुछ examples हैं जो micro emulsions को बताते हैं। तो इन चीजों के formation में हम micro emulsion का जो थ्योरी है उसको हम यूज करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।